नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज क्लब पर। अभी तक हम मूल विधि में पढ़ रहे थे भारतीय दंड संहिता। अब उसमें हमारी लगभग 1 से या 2 क्लास और होंगी, फिर वो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो आज मैं उसी टॉपिक पर रिवीजन के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो किसी पुस्तक से दिया हुआ था। तो हमें तो रिवीजन से मतलब है, देखते हैं कि इसमें प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं और किस तरीके से प्रश्न आएंगे हमारे पेपर में। तो इससे हमें थोड़ा आइडिया लगेगा, थोड़ा जानकारी मिलेगी और हो सकता है कि यही प्रश्न हमें पेपर में भी देखने को मिल जाए। तो आप मेरे साथ साथ रिवाइज भी कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, भारतीय दंड संहिता। प्रश्न क्या, कैनिंग कौन थे? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा मंजूरी मिल गई थी, ठीक है ना। और फिर ये 1862 में जाके 1 जनवरी को लागू कर दी गई थी। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए और समझते भी रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 किससे संबंधित है? धारा उसके संहिता और उसके क्षेत्राधिकार से संबंधित है या उसके परिवर्तन के विस्तार से संबंधित है। संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से संबंधित है। क्या? धारा 1 किसकी? भारतीय दंड संहिता 1860 की, ठीक है ना। कहाँ कहाँ तक ये लागू होती है, कहाँ कहाँ तक नहीं लागू होती है? तो पहले लागू नहीं थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को J&K में भी लागू हो गई। उससे पहले यहाँ लागू नहीं थी। तो ये पूछ सकता है कि कहाँ पे लागू नहीं थी और फिर लागू हो गई कहाँ पे? 31 अक्टूबर 2019 से। अगला प्रश्न है, मेंस रिया से क्या तात्पर्य है? मेंस रिया से क्या तात्पर्य है? बताइए भाई, मेंस रिया क्या होता है? मेंस रिया से क्या तात्पर्य है? मेंस रिया से तात्पर्य है दुराशय, दंड। क्या है? दंड। करा अपराध को कितने तत्व होते हैं? 4। अपराध करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? मानव और एक उसकी इच्छा भी होनी चाहिए। मानसिक जो दुर्दशा है, स्थिति है जिससे इसने प्रश्न पूछा है मेंस रिया क्या है, उसकी इच्छा कैसी है। वो मानव तो सभी है, लेकिन क्या सभी अपराध करने को तैयार रहते? नहीं, लेकिन कुछ लोगों की प्रवृत्ति रहती है, ठीक है ना, जिनको अपराध ही करना है। तो अपराध के 4 तत्व बताए गए। एक तो फिजिकल है, कुत्ते बिल्ली क्या अपराध करेंगे, या मान लो किसी को काट लिया तो उसके लिए अपराध थोड़ी ना है, उसको सज़ा थोड़ी ना मिलेगी। इसीलिए मानव का होना जरूरी है अपराध में। आपराधिक स्थिति उसकी दुराशय मन स्थिति होनी चाहिए। आपराधिक कृत्य तथा ऐसे कृत्य से मानव तथा समाज को क्षति पहुँचे। अब वो अपराध भी ऐसा करे कि जो अपराध की कैटेगरी में आता हो, तीसरे का मतलब ये हो। और चौथा, अब ऐसा अपराध करे जिससे किसी का नुकसान हो, ठीक है ना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द द्योतक है किसका? स्त्री शब्द किसको डिनोट किया जाता है? स्त्री शब्द से आप क्या समझते हैं? स्त्री शब्द किसके लिए यूज किया गया है, बताइए। स्त्री शब्द किसके लिए यूज किया? जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला हो, सबको स्त्री माना गया है। किसमें? भारतीय दंड संहिता में। किसी भी जाति वर्ग की महिला हो, उसको क्या माना गया है? अब स्त्री मान लिया गया है। कोई छोटा शिशु हो या बड़ी आयु की महिला ही क्यों ना हो, उसको क्या मान लिया गया है? स्त्री मान लिया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कहता है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी जान लो। भारतीय दंड संहिता धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द को किसी भी आयु की हो, चाहे वो जन्मजात शिशु हो, किसी बालिका हो, कोई भी हो, उसको क्या माना गया है? स्त्री माना गया। किसमें लिखा गया? धारा 10 में लिखा गया। फिर इसके इस तरफ देखते हैं, कुछ प्रश्न दिए भारतीय दंड संहिता में। फिर वही प्रश्न, किसी भी स्त्री को, ठीक है ना, आयु की स्त्री को क्या स्त्री कहा गया है? भारतीय दंड संहिता किस धारा में भारत को परिभाषित करता है? अब भाई कौन सी धारा में भारत की परिभाषा दी गई है भारतीय दंड संहिता में?
धारा 18 में दी गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय छोड़कर भारत के समस्त राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं, लेकिन ये पुराना है तो इसको नहीं मानेंगे। अब तो जम्मू कश्मीर भी शामिल है, इसलिए संपूर्ण भारत की ही बात की जाएगी, इंक्लूडिंग J&K। धारा 18 में भारत की परिभाषा, ये चीज़ें याद रखनी है। सामान्य आशय से संबंधित IPC की इस धारा में दिया है। धारा 34 में दिया है सामान्य आशय। सामान्य आशय, अब सामान्य आशय से क्या प्रावधान दिए गए हैं? 34 में दिया गया है धारा 149 में सामान्य उद्देश्य, ठीक है ना, और इसमें सामान्य आशय। तो ये देखो एक साथ 2-3 क्वेश्चन बन रहे। सामान्य आशय मिलते जुलते प्रश्न है, इसीलिए इन्होंने सबको एक्सप्लेन किया कि धारा जो 34 है सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य जो है 149 में दिया गया है, और धारा 297 कब्रिस्तान आदि में अतिचार एवं धारा 316 में किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु करने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। धारा 316 क्या है? किसी सजीव अजात शिशु की हत्या करने से बारे में, अपराध के बारे में बताया गया है। धारा 297 कब्रिस्तान में जाके अतिचार करना, ठीक है ना, या अतिक्रमण करना, या वहाँ किसी को नुकसान पहुँचाना, या फिर कब्रिस्तानों में जाके किसको नुकसान पहुँचाएगा, जो पहले से दफनाए गए उन्हीं से साथ छेड़छाड़ करना, धारा 297, ठीक है ना। अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। अभी धारा 34 पर किसके बारे में पढ़ा था बताइए? अभी धारा 34 किसके बारे में पढ़ा था? सामान्य आशय से संबंधित है। किससे संबंधित है? सामान्य आशय से। तो देखो यहाँ से कैसे प्रश्न बन रहे हैं। अगर 2-3 प्रश्न बन रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी तरीके से कान पकड़वाएगा, चाहे जैसे घुमा के पकड़ाए हाथ, ठीक है ना। अब इस धारा में वरिंदर कुमार घोष वर्सेस एम्परर, ठीक है ना, वरिंदर कुमार घोष वर्सेस एम्परर, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये किस में दिया है? धारा 34 में। सामान्य आशय से रिलेटेड ये केस है, वरिंदर कुमार घोष बनाम एम्परर। तो देखिए हमने 8 क्वेश्चन रिवाइज कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं 9वें की तरफ। अपराध की भाषा दी गई है किस में? अब अपराध की भाषा किस में दी गई है? अब ये हमने शुरू में थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में, CRPC के बारे में। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में। अभी हालांकि हमने पूरी तरह से इसको शुरू नहीं किया है, लेकिन हम यहाँ पे रिवाइज के तौर पे कर रहे हैं, तो कर लेते हैं। 1-2 प्रश्न अगर आएंगे तो। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में, 2N में क्या लिखा हुआ है? अपराध की परिभाषा किसकी? दंड प्रक्रिया संहिता की। बाकी डिटेल में हम बाद में समझेंगे। भारतीय दंड संहिता जो हमने पढ़ा है पहले उस पर ध्यान देते हैं। 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होती है? स्थानीय विधि भारत के विशिष्ट भाग पर लागू होती है। धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू होती है। अगला देखते हैं, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? बताएं भाई। 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। धारा 53 में किस में कहा गया? धारा 53 में कहा गया भारत में कितने प्रकार के दंड हैं? 5 प्रकार के दंड दिए जाएंगे। धारा 53 में 5 प्रकार के दंड दिए जाएंगे। कौन कौन से दंड दिए जाएंगे? अब देखते हैं भाई कौन कौन से दंड दिए जाएंगे। एक तो पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा सिर्फ कारावास जो 2 तरीके का है। कौन से 2 तरीके का है उसमें से समझते हैं हम किस किस 2 तरीके के दिए गए हैं। पहला मृत्यु, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास। अब तीसरे में कारावास में एक कठिन कारावास है,
एक है कठिन तो कठिन, साथ में कठोर श्रम भी करवाएंगे, मेहनत भी आपसे ही करवाएंगे, कठोर श्रम भी आपसे करवाएंगे, मेहनत भी आपसे ही करवाएंगे, ठीक है। और दूसरा है सादा, सादा ही सज़ा, सादा कारावास, सिर्फ कारावास झेलो। चौथा है संपत्ति का संहरण, इसमें क्या होता है, आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। पांचवा जुर्माना या फिर अर्थदंड, क्या है पांचवा, जुर्माना या फिर अर्थदंड, जुर्माना या फिर अर्थदंड। एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है। भाई वो फांसी देगा तो इस तरह से आप कहेंगे कि वो तो अपराधी हुआ, लेकिन उसको कौन सी धारा जो है बचाती है कि अपराधी नहीं है। धारा 78 जो है बचाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है, सबके दिमाग में ये बात आती है। नॉर्मली बैठते उठते ये सोचते हैं कि भाई अगर सब अपराध हो तो ये अपराध नहीं है क्या, तो इसी तरह वो उसको बचा लिया जाता है अपराध होते हुए भी कि वो अपराध नहीं है। धारा 78 के अंतर्गत मृत्यु दंड को निष्पादित करने वाले जल्लाद को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होती है, किससे, 78 के तहत। और न्यायालय के अनुसरण में ये दिया गया है, न्यायालय ने ये कि अपराध नहीं माना जाएगा। निम्न में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। अब बताइए भाई कौन सा है। मैकनॉटन का वाद, ठीक है ना, मैकनॉटन क्या कहते हैं, 1843 का वाद उन्मत्तता, इंसैनिटी के आधार पर प्रतिरक्षा का से संबंधित है। मैकनॉटन ने जो वाद किया है, वाद विवाद बताया है, वो किससे संबंधित है, प्रतिरक्षा से, ठीक है ना, किससे संबंधित है, प्रतिरक्षा से संबंधित है। ये पेपर में आएगा तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। धारा 85 है ये, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में अनैच्छिक मतता, ठीक है ना, अपने बिना इच्छा के मत करना के आधार पर, ठीक है ना, आपराधिक दायित्व से बचाव का प्रावधान है। क्या कहता है भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में विकृत चित्ता के आधार पर बचाव है, मतलब जो दिमागी रूप से ठीक ना हो, चित्त से ठीक ना हो। चित्त की तो क्या होता है, मन होता है, मन से जो ठीक ना हो, ठीक है ना, विकृत हो, उसमें वो कोई अपराध करता है तो धारा 84 में उसको बचाया जाता है। इसी तरीके से धारा 86 में इच्छिक मत्ता, अपनी इच्छा से जो मत्ता से, तथा धारा 87 में किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपाहति करने के आशय से संभावना के बिना उसकी सम्मति से किए गए कार्य से कारित अपराध के विरुद्ध प्रतिरक्षा का प्रावधान है। और इसी तरह धारा 85 में अनैच्छिक मत्ता पर भी प्रतिरक्षा से संबंधित है। मतलब यहाँ पे इनको रियायत दी जाएगी, बचाव कर लिया जाएगा, ठीक है ना। ये धाराएं याद रखिए और किसमें क्या दिया हुआ है वो याद रखिए। धारा 86 में ऐच्छिक मत्ता, 87 में व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपाहति करने से मृत्यु हो जाए, उसमें सेव करना दिया हुआ है। आप क्लास की वीडियो में देखिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। 84 में है विकृत चित्ता और 85 में अनैच्छिक मत्ता। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। तो दुष्प्रेरण का अपराध षड्यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। भाई षड्यंत्र करके ही किसी को गलत काम करने की प्रेरणा दोगे, ठीक है ना, उकसाने का, तो ये धारा 107 में दिया गया है दुष्प्रेरण के बारे में, ठीक है ना। 3 तरीके का होता है, एक तो किसी को उकसाना, एक तो षड्यंत्र रचना, है ना, प्लान करना किसी का नुकसान करने का, उसको षड्यंत्र कहेंगे, या तो सहायता करना, किसी को गलत काम करने में सहायता करना, दुष्प्रेरण करने में, ठीक है ना। तो ये सब अपराध के तहत आया जाएगा। इसको 3 तरीक़ों से है, उकसाने, षड्यंत्र करने या सहायता करने, और धारा 107 में दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है। तो ध्यान रखिए, मेरे साथ साथ रिवाइज़ करते रहिए, आपका आसानी से रिवाइज़ भी हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड किया गया है। धारा 120B।
आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए दंड है 120 में। 120 में बी में क्या गया, जबकि धारा 100 ए में आपराधिक षड्यंत्र की क्या है, परिभाषा है। इसकी परिभाषा दी गई है भैया 120 ए में दी गई है, ठीक है ना। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बता रखा है। इतना ही पूछता है कौन किससे संबंधित है, और या कोई केस है उसके अंदर किसी वर्सेस स्टेट से, तो ये पूछ लेता है। अभी तक आपको यही मिला हुआ है, तो थोड़ा ध्यान दे के करेंगे तो हो जाएगा। धारा 121 में भारत सरकार के विरुद्ध क्या है, षड्यंत्र करने के लिए दंडनीय अपराध, और धारा 124 में राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला आदि करने के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। 124 में किस पे है, हमला करना है, किस पे, प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन सब पे हमला करने का धारा 124 में दंड बताया गया है 121 में भारत सरकार के द्वारा। नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया है, जिसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है, राजद्रोह के लिए, ठीक है ना। क्या करा उसने, उत्तर प्रदेश के खिलाफ मानहानि और नफरत का, तो वो राजद्रोह की श्रेणी में आ जाएगा। 124 का राजद्रोह की परिभाषा है, 124 का राजद्रोह की परिभाषा है, ध्यान रखेंगे आप लोग। 124 का राजद्रोह की परिभाषा है, कह रहे जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण चित्र द्वारा, अन्यथा भारत के संविधान या विधि या लॉ द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा पैदा करे, अवमान पैदा करे, उसके आदेशों को न मानने या का प्रयत्न करे, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, आजीवन कारावास जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अप्रीति पद के अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं उसके अंदर आती हैं। किसमें, जो भी अभी दिया था, क्या दिया था ये सेंटेंस, अप्रीति, इसका मतलब होता है, कहते हैं ना प्रीत मतलब मित्रता, किसी के साथ प्रीत बढ़ाना, लेकिन अप्रीत मतलब किसी के साथ शत्रुता करना, ठीक है ना। तो अपराध है वो भी देशद्रोह का। विधि विरुद्ध जमाव, अब भाई लॉ के खिलाफ इकट्ठे हो जाना, जमावड़ा कर लेना। जैसे अभी एक लॉ आया, किसान बिल पास किया गया एक तरीके से, और किसानों ने उसके लिए विधि विरुद्ध जमाव कर रखा है, तो वो विधि विरुद्ध जमाव नहीं है, वो अपने अधिकार के लिए बैठे हुए हैं, बस कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो विधि के विरुद्ध हो। जिस दिन वो विधि के विरुद्ध हो जाएगा उस दिन वो संविधान के बाहर हो जाएगा और फिर वो सज़ा के हकदार हो जाएंगे। शांति से कर रहे हैं अपना प्रदर्शन तो कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कोई विधि के विरुद्ध जमाव इकट्ठा हो जाए ना, पब्लिक का तोड़ फोड़ कर देना, ऐसा कोई क्षति कर देना, तो वो जिससे पब्लिक को नुकसान हो या सरकार को नुकसान हो, वो विधि विरुद्ध जमाव होता है। तो पाँच व्यक्ति जरूरी होते हैं इसमें। 141 में इसकी परिभाषा दी गई है, विधि विरुद्ध जमाव के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास, बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष का कारावास से दंडित किया जाएगा, 2 वर्ष के। भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अनुसार जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति कारावास जिससे 2 वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है। तो बलवा करने धारा किस में दिया है, 147 में। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 5। सामान्य कितने व्यक्ति होने चाहिए, 5। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 5। विधि विरुद्ध जमाव हेतु आवश्यक है 5 या 5 से अधिक। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने भी चाहिए। यहाँ भी कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 5 व्यक्ति होने चाहिए। ये किस में है, धारा 149 किस में है, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए। और विधि विरुद्ध जमाव के लिए कितने होने चाहिए, 141 में, धारा 141 में कहा गया है। अगला देखते हैं,
राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान या उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में किया जाता है? लांछन लगाने वाला, प्राख्यान या उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में है? धारा 153 ख में है। क्या है? राष्ट्रीय अखंडता। भारत की यूनिटी पर लांछन लगाना या कोई प्राख्यान या व्याख्यान कसना या कोई उपबंध करना, ठीक है ना, ये किस में आता है? धारा 153 ख के तहत। तो ये था छोटा सा शॉर्ट रिवीजन। कम से कम हमने इसमें 21 क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे करके 2-3 वीडियोज़ में हम ये मूल विधि में ये भारतीय दंड संहिता को हम कंप्लीट कर लेंगे और धीरे धीरे हम इसको हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 1 घंटे कर दिया तो फिर कोई इसको मतलब देखे ना। इतना शॉर्ट इसलिए रखते हैं कि आसानी से अपना टाइम पास करते हुए भी वो रिवाइज़ कर सके। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही। धन्यवाद।